नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी एक बार फिर आप सबका स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट की। उसमें से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे स्टैटिक्स से, वो सारे ही कवर किए वन बाय वन। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन टॉपिक्स को भी कंप्लीटली देखिए, क्योंकि लास्ट का हमारा टॉपिक रहा था फंडामेंटल राइट्स। आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। दोस्तों, हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स तो दिए थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने ये सोचा कि ड्यूटी जो है हमारे देश के लोग खुद ही जान जाएंगे। लेकिन एक वक्त आता है जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो उस समय के बाद फिर गवर्नमेंट ने सोचा, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो संविधान में लानी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। दोस्तों, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। इस कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए, जो लोगों को अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटीज हो, कुछ मॉरल ड्यूटी हो, जो कि हर नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। शुरू में दोस्तों इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 8 फंडामेंटल ड्यूटी रिकमेंड की थी, इन्होंने उसमें से कई ड्यूटीज में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो गवर्नमेंट के सामने रखी। तो गवर्नमेंट ने उनमें से कुछ रिकमेंडेशन मानी और कुछ को नहीं माना गया। जैसे कि इन्होंने कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो फोर्सेबल होनी चाहिए। मींस कि अगर सिटीजन कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को ओबे नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो। हालांकि बाद में वो माना नहीं गया, क्योंकि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के फीचर्स देखते हैं तो वो हमें ऐसा पाया गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। मींस अगर कोई इंसान फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानता है तो उसको गवर्नमेंट जेल में नहीं लेके जा सकते, कि अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानता है तो डिटेंशन नहीं होगी फंडामेंटल ड्यूटीज को ना मानने पे। तो नॉन इन्फोर्सेबल मींस नॉन जस्टिसेबल है। लाइक फंडामेंटल राइट्स जो थे वो जस्टिसेबल थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो थे वो नॉन जस्टिफेबल है। तो ये आपको याद रखनी है सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी गई, जिसमें 8 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंडेशन दी गई। इसमें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने 51A आर्टिकल जो है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसकी वजह से ओरिजिनली जो है अभी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, उन फंडामेंटल जब देखे जाए तो फर्स्ट टाइम जो इनकॉर्पोरेट की गई, ओरिजिनली देयर वर 10 फंडामेंटल ड्यूटी। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी आई। उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट फिर से हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट फिर से हुआ। फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जिस फंडामेंटल राइट्स की कि पेरेंट्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एक मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करें। 6 से लेके 14 तक जो एज है, ये जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर जाए इस एज ग्रुप के बच्चों को। तो ये सारे फैक्ट है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी थी, 42nd अमेंडमेंट थी। आर्टिकल कौन सा था, 51A आर्टिकल था।
पहले जब करी गई फंडामेंटल्स वो 10 थी, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 2002 में, तो फिर उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि बच्चों को जो है पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं इनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ये दीज आर द फैक्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। बट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटी, उस समय कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश में नहीं थी। जैसा हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में हमने पढ़े कि फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे और डीपीएस भी थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी थे, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थे। तो ये बाद में 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया अंडर आर्टिकल 51A। एक ही आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों, 51A। तो इस आर्टिकल के तहत ही सारी फंडामेंटल ड्यूटी 11 जो है इनकॉर्पोरेट की गई और इसका पार्ट जो है पार्ट 4A में जोड़ी गई थी। ये पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 4A जोड़ा गया दोस्तों। अब हम ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमें पता है कि अब जो राइट नो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसको याद करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड भी है, जैसे मैं भी एक कोड बनाया है एक कहानी के तौर पे, लेकिन मुझे एक और जो हमने पढ़ा था, हमने एक और जो एक शॉर्ट जो उससे भी एक कोड देखा जो बना हुआ है ऑलरेडी, किसी ने ये एजुकेटर ने दिया हुआ था। तो हम जब व्हेन वी वर स्टूडेंट तो हम डिस्कस करते थे, ये जो इंपॉर्टेंट जो थे ये इसमें से जितने भी कोड थे ये एक शॉर्ट है, हालांकि ये अरेंज में नहीं है, लेकिन आपको इस वर्ड से 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटी याद हो जाएंगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट जो है ये एक कोड दिया, निमोनिक्स दिया। तो आइए इसको दोस्तों आपको याद रखना है रिस्पॉन्सिबल वर्ड। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल वर्ड याद रखोगे तो आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। आइए समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट आर स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एक्स्ट्रा, मतलब रिस्पेक्ट करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग की। सेकंड ई स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट, मींस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। थर्ड एस मीन टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, मीन लॉजिकली सोचना है। हर इंडियन की ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी चीज को सोचे भारत में तो वो एक साइंटिफिक टेम्पर से सोचे, एक लॉजिकल रैशनल वे से चीजों को डील करे, सोचे। नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना है। फिफ्थ आ गया ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, O stand for opportunity for education, and N stand for the novel idea, mean to cherish the novel idea, जितने भी novel idea है उनको cherish करना है, to cherish the novel idea. Next S mean to strive towards excellence, means ये हमारी fundamental duty है कि हम कोई भी काम करें वो excellent way से करें, excellence करें, to develop our nations, हमारे भारत को और आगे लेके जाए, वो हमें एक्सलेंट में काम करना है जिससे हमारा भारत डेवलप हो, भारत और आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है आई मींस इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी जैसे दोस्तों प्रेम्बल में भी हमने पढ़ा है कि इंटीग्रिटी इज द मेन फीचर ऑफ द प्रेम्बल आल्सो। तो इंटीग्रिटी, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी। बी स्टैंड फॉर ब्रदरहुड, मींस टू प्रमोट द हार्मोनी, ब्रदरहुड। एल स्टैंड मींस लव एंड डिफेंड द कंट्री, मतलब देश में कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हर व्यक्ति की ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि देश उसको बुलाए, कि फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि देश उसको बुलाए जब किसी भी नागरिक को, तो वो तभी उस समय खड़ा रहे अपने भारत को डिफेंड करने के लिए, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी बनती है हर सिटीजन की। नेक्स्ट ई मींस एम्बेरेस द रिच हेरिटेज, मतलब कि अपने रिच हेरिटेज कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसको इनहेरिट करना। तो ये एक वर्ड आपको याद रखना है रिस्पॉन्सिबल, जिससे आपको कंप्लीट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है। जय हिंद, जय भारत।